अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल खुमारे जुनून की एपिसोड 1 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है मिनाल मेहर ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। अस्पताल के कॉरिडोर में मौत का सन्नाटा था। ऐसे में वो अपनी सुर्ख आंखें इस बंद दरवाजे पर टिकाए, जाने किन सोचों में गुम था। घर के किसी अफराद ने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। उसका बस नहीं चल रहा था कि अंदर जाकर उसकी सारी तकलीफें खुद पर ले लेता। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, जिस पर उसकी मताए जां का खून लगा हुआ था। वो अपनी सोचों में इस कदर मगन था कि उसे इर्द गिर्द का बिल्कुल भी होश ना था। उसके कानों में उसकी खिलखिलाती हुई आवाजें गूंज रही थीं। फिर यकदम उसकी आंखों के सामने उसका रोता हुआ चेहरा लहराया और साथ ही उसकी दर्द में डूबी आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी मोहब्बत में शराकत की है, मुझे बगैर मेरा कसूर बताए इतनी तकलीफें दी हैं। आप एक दफा मुझे मेरी गलती तो बताएं। आप खुद मेरे करीब आए, खुद अपनी आदत डाली और अब इस मुकाम पर आकर मुझे तन्हा कर दिया, जहां मेरी वापसी का कोई दरवाजा ही नहीं। और ये दरवाजे अपने ही तो मेरे मेरे लिए बंद किए हैं। मुझे यकीन दिलाकर हर मुकाम पर मेरा साथ देंगे, पर आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया और एक भी वादे पर पूरे नहीं उतरे। देखना, एक दिन आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप चाहकर भी मुझे वापस नहीं ला सकेंगे। उसके आंसुओं से भरी आंखें उसके सामने लहरा रही थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वक्त के पीछे जाकर सब ठीक कर दे। वो इस कदर खुद में मगन था कि शहीर साहब का गुस्से से उसकी तरफ बढ़ना भी महसूस न कर सका। शहीर साहब उसके नजदीक आते उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोले, अब यहाँ क्यों हमारा तमाशा लगाने खड़े हो? यही तो तुम चाहते थे, मुझे तकलीफ देना, जो तुम बहुत अच्छे से दे चुके हो। सिर्फ मुझे नहीं, अपने पूरे घर वालों को। अब तुम जा सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मुझे ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। एक दफा उस बाप की तरफ भी देख लो जिनकी जिंदगी का कुल सरमाया अंदर लेटा है। वो मासूम वजूद है जिस इस सब के बारे में रत्ती बराबर भी नहीं पता। तो बताओ कैसा बदला उस मासूम से? जरूरी नहीं जो तुमने देखा, जो तुम्हें बताया गया वही सही हो। कभी कभी हकीकत कुछ और भी हो सकती है। तुमने मुझे इस कदर मायूस किया है, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। यजमान ने एक बेबस नजर उठाकर सामने अपने चाचू की तरफ देखा, जिनके कंधे आज कुछ और झुके हुए लग रहे थे, और फिर एक नजर अपने दाजान पर डाली, जिनकी तो जान बसती थी इस मासूम में। वो कुछ भी कहे बगैर वहां से निकलता चला गया। उसने बालकनी में छलांग लगाते मोहतात अंदाज में चलते इधर उधर निगाह दौड़ाई। तसल्ली कर लेने के बाद वो बालकनी का दरवाजा खुलकर कमरे की तरफ बढ़ा। अगर उसे कोई ऐसी हरकत करते देख लेता तो कोई यकीन ना करता कि ये वही यजमान है जो ऑफिस में खड़ूस के नाम से मशहूर है। वो लड़का जो सबके लिए खड़ूस के नाम से मशहूर था, अपनी मीरू के लिए शरारती सा मोहब्बत लुटाने वाला बन जाता था। पहली ही निगाह उसने बेड पर सोए इस वजूद पर डाली थी जिसमें उसकी खुद की जिंदगी बसती थी। मेरी जिंदगी। उसको सुकून सा सोता देख वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बुड़बुड़ाया। कदम ब कदम चलता उसके नजदीक आया। उसके नजदीक बेड पर विराजमान होते उसने एक हाथ उसके रुखसार की तरफ बढ़ाया, धीरे से उसका गाल सहलाया। राहत हयात, मेरी जिंदगी का सुकून, वो होले से बुड़बुड़ाया और उसने उसकी बंद पलकों को होले से छुआ। उसने दिलकशी से मुस्कुराते उसकी हिलती पलकों का रक्स देखा था, यानी वो जाग गई थी। जाग तो तभी गई थी जब वो उसके नजदीक बैठा था। वो सांस रोके उसकी हरकत मुलाजा कर रही थी। यजदान ने उसकी बंद आंखों को होले से छूकर उसके चेहरे पर फूंक मारी थी। जुमेरा, उसने उसकी हरकत पर पट से आंखें खोली थी। सामने वो भरपूर तरीके से मुस्कुराता उसकी हरकतों को गौर देख रहा था। जानम, वो करीब आकर होले से उसके कान में बुड़बुड़ाया। जुमेरा के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैली थी और उसने पल में अपनी हालत पर काबू पाते उसे घूरा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो ज्यादा देर उसे घूर भी ना सकी। उसकी आंखों में मोहब्बत का जहां देख उसकी पलकें झुकती चली गईं। मैं यहाँ अपनी जानम से एक अहम बात करने आया हूँ। वो उसके मजीद नजदीक होता उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए सहलाने लगा। साथ साथ उसके एक एक एक्सप्रेशन को गौर से मुलाहिजा किया। जाने ऐसा क्या था उसके चेहरे में कि उसकी मासूम नकूश में उसकी निगाहें उलझ कर रह जाती थी। जुमेरा को यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल हाथों में धड़क रहा हो। उसके हाथ उसकी गिरफ्त में कपकपा कर रह गए थे। उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, यानी कि वो उसकी यहाँ मौजूदगी की वजह जानना चाहती थी। हमारे निकाह को 3 साल हो चुके हैं। उसने बात करने से पहले जैसे तमहीद बांधी। जुमेरा ने फौरन हाँ में सर हिलाया। तुम जानती हो, जब से तुम पैदा हुई हो ना, तब से ही मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तब से और भी ज्यादा अजीज हो गई हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई लड़की मेरे दिल की इतना करीब भी हो सकती है कि जिसके बगैर मुझे ये दुनिया फीकी सी लगती है। मैं दाजान और पापा से रुखसती की बात करना चाहता हूँ, पर इससे पहले मैं तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ। उसने अपनी बात के इख्तिताम पर उसके गुलाबी चेहरे की तरफ देखा। मैं कैसे? मेरा मतलब है अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। मेरा मतलब है अभी तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। उसने कुछ हिचकिचाते हुए अपनी बात कही।
मैं जानता हूँ कि तुम अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हो। शादी की जिम्मेदारी संभालना छोटी सी बात नहीं। अभी तो मेरी प्रिंसेस खुद छोटी सी है, लेकिन उसका दिल क्या करूँ जो अब तुम्हें खुद के पास देखना चाहता है। बस तुम दाजान को रुखसती के लिए हाँ कह देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मानोगी ना मेरी बात? उसने उम्मीद से अपनी कुल कायनात को देखा। वो झिझकती हुई हाँ में सर हिला गई। युजदान को यूं लगा जैसे उसकी एक हाँ पर उसे हिप्टोक्लिम की दौलत मिल गई हो। उसने आगे बढ़कर उसकी पेशानी मोहब्बत से चूमी थी। थैंक यू सो मच जानम, वो उसे खुद में भेजता खुशी से बोला था। जुमेरा बेटा वहां क्यों खड़ी हो? रात होने वाली है, अब अंदर आ जाओ। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसकी मामा उसे आवाज देकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, वो कहीं भी नहीं था। सारा आलोचन पल में खत्म हुआ था। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। सारा भरम पल में चिकनाचूर हुआ था। आई हेट यू यजदान, आप यूं मेरी जात का तमाशा बनाकर मुझे तनहा कर चले गए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अब देखना मैं भी आप जैसी हो जाऊंगी। आप जो भी कर लें, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। उसकी जीप एक झटके से ऑफिस की बिल्डिंग के आगे आकर रुकी। गार्ड ने फुर्ती से आकर उसकी कार का दरवाजा खोला था और उसने बाहर निकलकर अपने यूनिफॉर्म पर से नादेदा गर्द झाड़ी। फिर उसने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। वहां जहां से गुजर रहा था सारा स्टाफ उसे खड़ा होकर सलाम कर रहा था। वो शाहजनाद ही यहाँ आता था। उसने सर हिलाकर सबको सलाम का जवाब दिया था। और अंदर अपने बाप के ऑफिस की जाने बढ़ गया था। वो आफिंदी खानदान का चश्मचरा था, जिसे एक दुनिया एसपी उरीद आफिंदी के नाम से जानती थी, जो बला का मगरूर था। उसकी आंखें बला की जहानत थी। वो वजाहत का शाहकार, सबको उसकी औकात में रखना जानता था। वो नरम था फकत अपनी छोटी बहन के लिए, जिसमें उसकी जिंदगी बसती थी। उसे अपनी हर शय मिलावट से पाक शफाफ चाहिए थी, बगैर किसी खोट के। उसे जिंदगी में ना तो दूसरा होना पसंद था और ना ही अपनी चीज किसी के साथ बांट सकता था। पर जिंदगी उसे बहुत जल्द उसकी मगरूरियत, उसकी शानो शौकत उसके मुंह पर मारने वाली थी। उसने खिड़की से बाहर झांककर अपनी जिंदगी के गुजरे माह साल का जायजा लिया था। आज 2 साल पहले तक की उसकी जिंदगी नहायत पुरसुकून थी, लेकिन इस 2 सालों में उसकी जिंदगी में ऐसी हलचल मची थी, वो खुद भी समझ ना पाई थी। इन गुजरे सालों में उसने सब कुछ खोया ही था। कोई खुशी, कोई सुकून उसकी जिंदगी में आया ही नहीं था, जैसे खुशियां उसकी जिंदगी का रास्ता भूल गई थी। उसने सारी सोचों को झटका और अलमारी में मौजूद अपनी जमा पूंजी निकाली, जो चंद हजारों पाँव पर मुहित थी। उसका रुख वाहिद की तरफ था। उसकी जिंदगी में वो वाहिद रिश्ता था जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। वो वाहिद हस्ती जिसने हर मुश्किल हालात में उसकी ढाल बनने की कोशिश की थी। उसे अपने प्यारे दादा जान अपनी जिंदगी से बढ़कर अजीज थे। उजवा अफरीदी ने करब से आंखें मूंदे रिक्शा इस छोटे से प्राइवेट अस्पताल के आगे रुकवाया था। उसने जल्दी जल्दी कदम अंदर की जाने बढ़ाए थे। आंखें बार बार नम हो रही थी, जैसे बार बार वो हाथ की पुस्से रगड़ रही थी। जाने क्यों उसका दिल मुसलसल घबरा रहा था। अपने आखिरी रिश्ते को खोने का ख्याल ही सुहाने रूह था। वो कैसे न तड़पती। उसके कदम वार्ड के बाहर आकर रुके थे जब अंदर से 2 लोग निकलते हुए नजर आए थे, जिन्हें आज से पहले उसने तो कभी नहीं देखा था। आलम आफिंदी ने उसका रुकना और चौंकना महसूस किया था। फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था। उजवा बच्चे, फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमें भी अपना दाजान ही समझो। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। हम यकीन दिलाते हैं हम हालात को बेहतर करने की कोशिश जरूर करेंगे। शायद तुम हमें ना जानती हो, हम और तुम्हारे दादा जान किसी जमाने में बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं और सिकंदर हमें तुम्हारे और उनके हालात के बारे में सब बता चुका है, जिसे सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ और दुख भी हुआ कि पहले क्यों ना पुकारा उसने हमें। खैर इन सब को छोड़ो, अब हम आगे हैं, हम सब संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। वो उसका सर थपकते आगे की तरफ बढ़ गए। वो उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते एक बहुत अहम फैसला कर चुके थे, जिस पर जल्दी वो अमली जामा पहनाने वाले थे। माजी, वो गाड़ी के बाहर खड़ा तपती धूप में कब से उसका इंतजार कर रहा था। आती जाती लड़कियां उसका भरपूर दीदार करते गुजर रही थी। वो आंखों पर सनग्लासेस लगाए बेनियाजी से खड़ा था। माथे पर लकीरों का जाल बिछा था जब वो उसे सामने से आती नजर आई। धूप की तमाज़त से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जब सफेद यूनिफॉर्म में दुपट्टा सर पर टिकाए वो नजरें झुकाए उसी की तरफ आती नजर आई। उसे देखकर उसके माथे पर पड़ी सलवटें खुद ब खुद हटती चली गईं। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान ने अपना अहाता किया। जुमेरा ने करीब आकर झिझकते हुए उसे सलाम किया, जिसका उसने भरपूर तरीके से जवाब दिया। फिर उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो उसका खुद से झिझकना अच्छे से नोट कर चुका था। वो उसकी यही झिझक तो दूर करना चाहता था। उसने भरपूर तरीके से उसका जायजा लिया। उसकी पटर पटर बोलती ये कजन जो मजाल है उसके सामने चुप बैठी। वो ये तब्दीली की वजह भी अच्छे से जानता था। उनका 2 दिन पहले बनने वाला वो मजबूत बंधन। उसने गाड़ी में बैठते पानी की बोतल उसकी जानी पढ़ाई, जो उसने थामकर फौरन होंठों को लगाई। यजमान ने उसका माथे पर आया पसीना देखा तो फौरन अपनी जेब से रुमाल निकाले
बिना हिचकिचाए उसे साफ किया। वो साफ सांस रोके उसकी हरकत मुलाहिजा कर रही थी। आज से पहले उसने ये जसारत कभी नहीं की थी, क्योंकि पहले उनके दरमियान ये मजबूत रिश्ता भी ना था। यजनान शहीर आफिंदी अपनी हदूद अच्छे से जानता था। वो उसका गाल थपथपाता गाड़ी आगे बढ़ा गया। हाल उसका आज यूनी का पहला दिन था। हर चीज में कॉन्फिडेंट रहने वाली आज जरा घबरा रही थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी जाहिर ना किया। उसकी निस्बत उसकी दोस्त कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी, क्योंकि इन दोनों ने ही यूनी में होने वाली रैगिंग के बारे में सुन रखा था। माहा का बस नहीं चल रहा था, उसमें घुस जाती। नुशवा ने उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे से बाहर निकाला। क्या कर रही हो माहा? अगर तुम यूं ही मुझसे चिपकी रहेगी तो मैं कैसे चलूंगी? और तुम डर किस चीज से रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। नुशवा ने घूरकर उसे देखा। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है, वो मिनमिनाकर बोली। जस्ट रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बातें हैं। अब यूनी में कोई किसी को फजूल में तंग नहीं करता। नुशवा उसे समझाते हुए उसका हाथ पकड़ती तेज से चलने लगी। नुशवा आती जाती लड़कियों को देखती नखवत से बुड़बुड़ाई। बेशरम यार, वैसे मुझे ये यूनी कम और फैशन इंडस्ट्री ज्यादा लग रही है। हद नहीं होगी वैसे, हमें क्या? वो कंधे उचकाती आगे बढ़ गई। कहते वैसे मैं वो सची रही थी। इक्का दुक्का लड़कियों के अलावा सब जीन्स टॉप में मलबूस थी। नुशवा ने यह भी गनीमत समझकर, चलो कुछ लड़कियों में तो शर्मो हया है जो शलवार कमीज में और अबाई में मलबूस थी। यार चल ना, किसी को तंग करते हैं। आज हमारे जूनियर आ रहे हैं, कुछ हमारा भी हक बनता है उनकी खातिर मुदारत करें। क्या कहते हो सब? सारिम ने अपनी बात कहकर सबको सवालिया नजरों से देखा। सबने उसकी भरपूर तारीफ की। उसने एक नजर आहान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा था। आहान अब तो हमें इससे मना नहीं करेगा, आखिर ये हमारा हक है, और नए आने वाले स्टूडेंट के साथ जरा जान पहचान भी हो जाएगी। सारिम ने उसे मनाने की भरपूर कोशिश की। मुझे कोई शौक नहीं इन फजूल कामों में अपना वक्त जाया करने का, तुम लोग ही करो अपना वक्त का ज़िया। उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बात मुकम्मल की। अच्छा, हम कौन सा कह रहे हैं कि तू इस सब में शामिल हो? तू हमारे साथ खड़े रहना, बाकी हम खुद ही मजे कर लेंगे। सारिम उसकी बात पर ज्यादा कान धरे बगैर इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा, जब उसकी नजर सामने से आती दो लड़कियों पर ठहर गई, जिनमें से एक ग्रे रंग के अबाई में मलबूस सर पर हिजाब सजाए काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी, जबकि उसके बरक्स शलवार कमीज में मलबूस लड़की जिसने दुपट्टा खूबसूरती से सर पर सजा रखा था काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसे अपना शिकार मिल चुके थे। नुशवा और माहा ने उनके करीब से गुजरना चाहा, जब एक ग्रुप ने उनके गिर्द घेरा बनाया। आहान जरा फासले पर खड़ा ये सब बेजारी से देख रहा था। उसने एक सरसरी सी नजर इन पर डालकर हटा ली थी। माहा ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी। हटिए हमारे रास्ते से, हमारा वक्त जाया मत करिए। नुशवा की बात पर उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। हम सोच रहे थे कि नए आने वाले स्टूडेंट से कुछ जान पहचान ही बढ़ा लें, सारिम ने जवाबन इत्मीनान से कहा। वो दोनों अच्छी तरह उनकी बात को समझ रही थी। देखो, तुम उसे जानते नहीं हो, ये इस यूनी के ट्रस्टी की बेटी है, तुम्हें 2 मिनट में निकलवा सकती है। इसके पापा और प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझे तुम? नुशवा ने उसकी तरफ इशारा करके कहा। माहा की आंखें सदमे से पूरी खुल चुकी थी। जो गौरवशानी वो उसके बारे में कर चुकी थी, उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी। सारम ने एक भरपूर नजर उस पर डाली थी, जिसका बस नहीं चल रहा था साथ खड़ी अपनी दोस्त के वजूद के पीछे छुप जाए। अच्छा, हम तो डर गए, उसने भरपूर एक्टिंग करते हुए कहा। चलो तुम फिर पीछे हटो जरा, तुम्हारी इस दोस्त से भी थोड़ी सी बात हो जाए, क्या पता हमें भी उसकी पावर की जरूरत पड़ जाए कभी। उसने साइड पर खड़ी माहा की तरफ कदम बढ़ाया और उसके एम सामने जा खड़ा हुआ। माहा की हवाइयां इतने में ही उड़ गई थी, उसका बस नहीं चल रहा था यहाँ से कहीं गायब हो जाए। सामने खड़ा लड़का उसे कोई गुंडा ही लग रहा था। ओके लेडी, योर गुड नेम प्लीज, उसने भरपूर दिलचस्पी से उसे देखते हुए कहा। अभी वो कुछ बोलती से पहले ही नुशवा एक बार फिर उनके दरमियान आ चुकी थी। देखो मिस्टर, बात हो गया तुम्हारा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। एक्चुअली वो तुम जैसे लुच्चे लफंगे को देखकर जरा घबरा गई है। अब जरा शराफत से हमारा रास्ता छोड़ दो। उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। वो माहा की डरपोक नेचर से वाकिफ थी, इसलिए फौरी उनके दरमियान कूदी। आहान जरा फासले पर खड़ा इस शांत भर की लड़की को तेजी से चलती जुबान कब से मुलाहिजा कर रहा था। पहली नजर में ही वो उसे जहर से भी ज्यादा बुरी लगी। उसे ऐसी तेज तरह लड़कियां इंतहा से ज्यादा बुरी लगती थीं, जो आगे पीछे देखे बगैर अपनी जुबान के जौहर दिखाती हैं। वो चंद कदमों का फासला तय करता उन तक पहुंचा। उनकी आखिरी बात पर सारिम को भी बेतहाशा गुस्सा आया था। कहां से वो उसे लुच्चे लफंगा लग रहा था। इससे पहले वो कुछ कहता आहान उसके नजदीक पहुंच चुका था। बहुत सिंधी तुम्हारी बकवास, जरा सोच समझ कर बोला करो। अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता तो अब तक मैं उसका मुंह तोड़ चुका होता। मैं अपने दोस्त के मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ, समझी? अब अपनी शक्ल गुम करो, उम्मीद है तुम्हारी शक्ल अब हम देखने को भी ना मिले। आहान बदतमीजी से उसे वार्न करते हुए बोला। उसे अपनी जिंदगी में चंद लोग ही अजीज थे, उनमें से एक सारिम था, उसका जिगरी दोस्त, उसके हर राज का वाकिफ, उसकी जिंदगी की हर सच्चाई से आशना। नुशवा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, जब माहा ने उसका बाजू थाम कर उसे कुछ भी बोलने से रोका। वो लब भींच कर रह गई। माहा ने उसे
खींचकर वहां से ले जाना चाहा जब किसी ने उसे बहुत शिद्दत से धक्का दिया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई। इससे पहले वो जमीन बोस होती, किसी ने उसका हाथ थामकर उसे गिरने से रोका और एक झटके में उसे सीधा खड़ा किया। उसी लड़के ने उसे गिरने से बचाया जो अभी उसकी बेइज्जती कर रहा था। क्या तकलीफ है तुम्हारे साथ? हर जगह तुम्हारा टांग फंसाना जरूरी है। अहान ने बेजारी से उसकी तरफ देखा। जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। मुझे भी इसकी बदतमीजी पसंद नहीं आई। उसने एक अदा से बाल झटकते हुए कहा, मेरे मामलों से दूर रहा करो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरे मामलों में बेजा मुदाखलत करे, समझी? वो उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, जिसका खैर उस ढीठ लड़की पर तो असर नहीं होने वाला था। उसने सारिम को इशारा किया। वो बगैर किसी की तरफ देखते वहां से निकलते चले गए। इस वसी और इस हवेली में आफिंदी खानदान सालों से आबाद था। आलम आफिंदी और सदफ के 3 बेटे थे। सबसे बड़े शहीर आफिंदी, इससे छोटे कबीर आफिंदी और सबसे छोटे शाहवेज आफिंदी, जिनसे इनकी मोहब्बत मिसाली थी। एक वजह तो वो घर में सबसे छोटा और बाप का लाडला, दूसरा उसकी हद दर्जा मुमासलत आलम साहब के छोटे भाई से होती थी। इन्हें देखकर उन्हें अक्सर अपने छोटे मरहूम भाई की याद आती थी। शहीर आफिंदी की शादी आयशा से हुई थी, जिनका एक ही बेटा था, यजदान शहीर आफिंदी। घर का पहला चश्मो चिराग होने की वजह से वो अपने दाजान का खूब लाडला था। शहीर और कबीर की शादी एक साथ ही हुई थी। कबीर की शादी उनकी मर्जी से उनकी यूनी फेलो हाजरा से हुई थी, जिनकी 2 औलादें थीं। बड़ा बेटा उरीद आफिंदी और जो यजदान से महज 5 माह छोटा था, और इससे छोटी नुशवा आफिंदी जो घर में सबसे छोटी थी। आलम साहब शादी के मामले में किसी भी जोर जबरदस्ती के कायल नहीं थे, इसलिए उन्होंने बच्चों की पसंद को जहन में रखते ही उनके रिश्ते तय किए थे। उनके बावजूद कहीं ना कहीं वो खुद भी इस बात के गवाह था कि माजी में शहीर साहब के साथ नाइंसाफी तो हो चुकी थी, जिसका कहीं ना कहीं वो अजाला भी कर चुके थे। ये अजाला माजी में भी उनकी जिंदगी में तूफान लाया था और आगे ना जाने और क्या क्या होना बाकी था। अब ये आने वाला वक्त बताने वाला था कि ये अजाला उनके लाडलों की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। सबसे छोटे शाहवेज की शादी उनकी मर्जी से उनकी चचा के यहाँ हुई थी। महानूर से उनकी मोहब्बत की शादी थी। शादी के चंद साल तक उनके यहाँ औलाद ना हुई। शादी के 6 साल बाद जाकर बहुत ही मन्नतों मुरादों के बाद जुमेरा ने उनकी सुनी जिंदगी में कदम रखा। वो यजदान और उरीद से 8 साल छोटी थी। घर भर ही पहली बेटी होने की वजह से वो सबको बेहद अजीज थी। दाजान की तो इसमें जान बसती थी। उन्हें खुद भी बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन वो पूरी ना हो सकी। लेकिन अब जुमेरा के रूप में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उनके अजीज जान लाडले बेटे की औलाद थी। उन्हें वो जान से भी प्यारी थी। जब वो उनसे फरमाइशें करती थी तो उसके दाजान पर उसका पूरा करना फर्ज हो जाता था। नुशवा जुमेरा से 2 साल छोटी थी। जो मोहब्बत और लाडलापन जुमेरा को हासिल था, उनकी जगह निशवा ने भी ना ले सकी। दाजान को वो भी अजीज थी, लेकिन जो ताल्लुक उनका जुमेरा से था वो उससे ना बन पाया। माजी उसने बेपनाह खुशी के साथ अपने हाथ में पकड़े इन कागजात को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। पुलिस फोर्स ज्वाइन करना उसका बचपन का ख्वाब था, जिसकी ताबीर उसके हाथों में थी। उसे मालूम था इस खबर से किसी को भी खुशी नहीं होगी। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसने इस शोबे में जाने की ख्वाहिश जारी की थी। सबसे पहले उसके खिलाफ उसका बाप ही था, जिन्होंने भरपूर नाराजगी का इजहार करके उसे यजमान की मिसाल भी दी थी कि वो कैसे अपनी पढ़ाई के साथ बिजनेस को भी अच्छे से संभाल रहा था। बस एक यही बात तो उसे चुभी थी, बल्कि हमेशा चुभी थी। हमेशा उसे यजमान की ही मिसाल क्यों दी जाती थी। लेकिन जो भी हो, वो ये खबर सबको देकर उनके एक्सप्रेशन देखना चाहता था, जिन्हें यही लगता था कि वो किसी भी टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा। वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकला। दाजान, बाबा जान, मामा, उसने खुशी से लाउंज में आकर सबको आवाज दी। सभी इसकी आवाज पर वहां इकट्ठे हो चुके थे। क्या हुआ बरखुरदार? दाजान उसका खुशी से चमकता चेहरा देखकर बोले थे। दाजान, मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। उरीद ने अपना हाथ में पकड़ा ज्वाइनिंग लेटर उनकी तरफ बढ़ाया था, जिन्हें देख उनका चेहरा ही खिल उठा था। उनका पोता उनका नाम रोशन करने वाला था। कैसे ना वो खुश होते। इन सब में उसके सबसे बड़े हामी वही तो थे। उन्होंने उसे खुद से लगा कर उसकी पीठ थपकी थी, फिर मोहब्बत से उनकी पेशानी को चूमा था। हमें फख्र है अपने पोते पर। वो कितनी देर उसे खुद से लगाए, जाने कौन से राजों में करते रहे। सब उन्हें ऐसे देखकर खुश थे। नुशवा ने याहू का नारा लगाकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। अब तो भाई हमें ट्रीट भी देंगे और शॉपिंग पर भी लेकर जाएंगे, है ना भाई? उसने उरीद की तरफ देखकर तस्दीक चाहिए थी। बिल्कुल मेरी जान, जहां आप कहेंगी। वो अपनी लाडली बहन को कब मना कर सकता था। सबने एक एक करके उसे मुबारकबाद दी, जिनमें यजदान भी शामिल था। इन दोनों की कुछ खास ना बनती थी, पर ऐसी कोई दुश्मनी भी ना थी। सबसे आखिर में कबीर आफिंदी ने उसकी पीठ थपककर उसको शाबाशी दी। वो इतने में ही खुशी से निहाल हो गया था। यूं उरीद कबीर आफिंदी के इस सफर का आगाज हुआ। वो बाप थे, उन्हें कैसे उसकी खुशी अजीज ना होती। उसके इस शोबे में जाने से सबसे ज्यादा इन्हें उसकी जान का खतरा था। वो उनकी पहली औलाद था, इन्हें जान से बढ़कर अजीज था। वो गुस्से और डांट में लिपटी उनकी मोहब्बत और फिक्र को कभी देख ना पाया था। हाल आज पूरे 2 साल बाद उसने वापस पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा था। इन 2 सालों में उसे यहाँ से जाने का फैसला अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगी थी। उसके पीछे किसी को भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ा हो। अब वो अच्छे से
उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलवाने के लिए दोबारा उसी जगह वापस आ चुका था जहां से सब अपना गवा कर गया था। उसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट थी। कुछ सोचते पल में उसकी मुस्कुराहट सिमटी। जल्द ही मामा आपको रुलाने वालों के चेहरों से ये मुस्कुराहट छीन लूंगा। इन 2 सालों में मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं। अगर इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। वो सारी सोचों के जहन से झटकता सनग्लासेस आंखों पर चढ़ाए अपनी कैब की तरफ बढ़ गया था। वो बगैर किसी को बताए ही आया था और ना ही उसने पाकिस्तान आकर किसी को इन्फॉर्म किया, बल्कि खुद ही टैक्सी करवाकर हवेली पहुंच चुका था। उसने नजर उठाकर इस शानदार से आशियाने को देखा जिसको छोड़ने का वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। पर कभी कभी जो हम नहीं भी चाहते किस्मत हमसे वही करवाती है। दाजान ने उसकी जिद पर भी उसे बाहर जाकर पढ़ने की इजाजत ना दी थी तो कैसे उन्होंने 2 साल उसकी खबर भी ना दी। वो सोचकर तलखी से हंसा जैसे खुद का ही मजाक उड़ाया हो। मैं अच्छे से जान गया हूँ कि यहाँ किसी को भी मेरी जरूरत नहीं। वो मुंह में बुड़बुड़ाया। अगर वो अपनी खुद साख्ता आंखों पर बंधी पट्टी खोल देता तो उसे अच्छे से अंदाजा हो जाता कि आज भी सब उस पर जान वारते थे, पर कभी कभी इंसान देख कर भी देखा नहीं चाहता। वो सारी सोचों को झटक कर अंदर की तरफ बढ़ा। इस सब पर उसका भी हक था तो वो क्यों ना यहाँ आता। अगर वो औरत अंदर मौजूद हुई तो शायद वो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल ना कर पाए। आखिर वही तो उस सब की वजह थी। उसने जैसे ही लाउंज में कदम रखा वो खाली पड़ा था। शायद इस वक्त सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मामा, बड़ी मामा, देखिए ना, नुश्वा ने मेरे सारे नोट्स खराब कर दिए। वो बगैर इधर उधर ध्यान दिए सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी। उसका सारा ध्यान अपने नोट्स पर था जिस पर नुश्वा ने मुख्तलिफ नक्शो निगार बनाए हुए थे। वजह कल होने वाली इन दोनों की लड़ाई थी। कल वो यूनी से आकर उसे सारे दिन की रौदात सुना रही थी। वो पहले ही परेशान थी, इसलिए उसे डांटकर कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसका बदला उसने ऐसे लिया था। वो रोने वाली हो गई थी। यजदान ने मुड़कर उसे देखा जो बगैर ध्यान दिए सीढ़ियां उतर रही थी। उसकी बेध्यानी पर उसे गुस्सा आया था। अगर वो गिर जाती खुद से, उसकी ये लापरवाही उसे बिल्कुल अच्छी ना लगी थी। माथे पर खुद ब खुद शिकलों का जाल बिछता चला गया, पर उसकी मासूम शक्ल देखकर सारी कोफ्त, सारा गुस्सा दूर होता चला गया। आज भी उसे देखकर उसका दिल जोरों से धड़का था। आतिशी रंग की प्रिंटेड शलवार कमीज में दुपट्टा खुद पर अच्छे से फहराए, सब्ज आंखों को झुकाए वो बेध्यानी में उसके करीब आती जा रही थी। उसे देखकर उसका दिल किया आगे बढ़कर उसे सीने से लगा ले। 2 सालों की बेचैनी जैसे पल में दूर हुई थी। दिल पर जैसे ठंडी सी फुहार बरसी थी। वो आज भी वैसी ही थी, पर कुछ तो बदला था। चेहरे पर हुमा वक्त रहने वाली शरारती मुस्कुराहट की जगह इस वक्त गहरी संजीदगी थी। आंखों की चमक मान पड़ चुकी थी जिसकी जगह वीरानी सी थी। यजदान के दिल पर हाथ पड़ा था। दिल ने शिद्दत से गवाही दी थी कि सामने खड़ी लड़की उसे हर चीज से ज्यादा अजीज है। उसका दिल बार बार हुमक हुमक कर कह रहा था कि उसे बिखरने से बचा लो, लेकिन उसने दिल की बात बिल्कुल कान न धरे। जुमेरा की आवाज सुनकर महानूर और हाजरा बेगम दोनों ही बाहर आ गई थी। क्या हो गया है मीरू? महानूर बेटी की आवाज सुनते बेध्यानी में किचन से बाहर आकर बुड़बड़ाई, मगर यजमान को लाउंज में खड़े देखकर उनके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। हाजरा बेगम भी उसे देखकर ठहर गई थी। यजमान इनकी तरफ मुतवज्जो ना था। उसका सारा ध्यान सामने खड़ी अपनी जिंदगी पर था, जिसे उसका दिल इजाजत ही नहीं दे रहा था उस पर नजर हटाने को। मीरू ने नजर उठाकर सामने देखा तो उसकी पलकें साख्त रह गई। पूरे 2 साल बाद यूं उसे सामने देखकर उसे यकीन ना आया वो सच में सामने मौजूद है। वो पूरी तरह उसकी तरफ ही मुतवज्जो था। उसे लगा कि वो 1 मिनट भी उसके सामने रही तो खुद को रोने से बाज नहीं रख सकेगी, और वो मरकर भी इस शख्स के सामने बेबस नहीं हो सकती थी। वो यही तो चाहता था कि वो बेबस हो और उसे तस्कीन मिले। वो बगैर किसी पर भी नजर डाले दौड़ती हुई वहां से निकलती चली गई। उसके जाने पर जैसे उसका सत्ता टूटा, उसने जल्दी से खुद को कंपोज किया। बगैर इन दोनों पर नजर डाले लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में गुम हो गया। महानूर बेगम ने एक थकी हुई निगाह उसकी पुश्त पर डाली थी। उनकी इकलौती लाडली बेटी के मुकद्दर में जाने क्या लिखा था। उनकी आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। अगर इनके हाथ में होता तो अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर उसकी खुशियां खरीद लेती। उसने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और खुद दरवाजे के साथ टेक लगाती नीचे बैठती चली गई। आंखों से गर्म स्याल खुद ब खुद बहता चला गया। कैसे भूल जाती अपनी जात का यूं बेमोल करना, वो भी इस इंसान के हाथों जिसने पल पल ये यकीन दिलाया हो कि उसकी जात कितनी खास है उसके लिए। उसने अपने हाथों की लकीरों में देखा, जाने उसे खुशियां रास क्यों नहीं आती थी। उसने अर्श पर बिठाकर यकदम उसे जमीन पर ला पटका था। वो बिलबिलाकर रह गई थी। यजदान, मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, इस बात का जैसे वो खुद को यकीन दिला रही थी। यूं ही उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले, यूं ही उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले, कब पलटते हैं भला छोड़ के जाने वाले। तू कभी देख झुलसते हुए सहरा में दरख्त कैसे जलते हैं वफाओं को निभाने वाले। उनसे आती है तेरे लम्स की खुशबू, अब भी खत निकाले हुए बैठा हूँ पुराने वाले। आ कभी देख जरा उनकी शबों में आकर कितना रोते हैं जमाने को हंसाने वाले। कुछ तो आंखों की जुबानी भी कह जाते हैं, मुंह से होते नहीं सब राज बताने वाले। उसके दादा जान की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर्स ने अभी कुछ अरसा इन्हें अस्पताल में रखने के लिए कहा था ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। आलम साहब को भी ये बात बेहतर लगी थी। अब वो इनके इलाज में कोई कोताही नहीं कर सकते थे। उन्होंने उनकी सिक्योरिटी का अच्छे से इंतजाम करवा दिया था, क्योंकि उनकी जान पर किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते थे। आलम साहब के इसरार पर भी वो इनके साथ जाने के लिए राजी ना थी। उसे डर था कि वो लोग अगर उसे ढूंढते हुए पहुंच गए और उसके दादा जान को कुछ कर दिया तो वो क्या करेगी।
उसे हर पल ये डर लाहक था कि वो कहीं से आ ना जाए और उसकी जिंदगी का राजा सुकून बर्बाद ना कर दे। पहले भी वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ही समझती थी, अब वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। अजवा बेटा, अब आप बेफिक्र रहे, हमने यहाँ अच्छे से सारा इंतजाम कर दिया है, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आप बस हमारे साथ घर चल रही हैं। वो अपनी सोचों में गुम थी जब आदम साहब की आवाज पर वो सोचों के भंवर से निकली। पर अंकल, हम दादा जान के पास रहना चाहते हैं। उसने उनकी तरफ देखकर बेचारगी से कहा, उजवा बच्चे, आप हमारी बात नहीं समझ रही। अभी कुछ वक्त तक आपके दादा जान का इलाज चलेगा और यहाँ पर रुककर कुछ नहीं होगा। अब वो पहले से बेहतर हैं और हम आपको रोज आपके दादा जान से मिलवाने ले आएंगे। वो उसका सर थपक कर आगे बढ़ गए। उजवा बेबसी से अस्पताल के बंद दरवाजे को देखकर उनके पीछे चल दी। दाजान उजवा को लेकर हवेली पहुंच गए थे। उजवा ने सर उठाकर इस आलीशान सी हवेली को देखा था। उसकी आंखों में हसरत ही हसरत थी। उसका भी छोटा सा आशियाना था। उसने कभी भी दौलत, ऐशो आराम का ख्वाब नहीं सोचा था। उसे तो जिंदगी बस सुकून चाहिए था और वही उसकी जिंदगी में नहीं था। उसने सारी सोचों को झटका और दाजान के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। दाजान ने पहले ही सबको उसके बारे में बता चुके थे और सबने बहुत गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। अनुष्का ने पूरे दिल से उसे खुशामदीद कहा था। दाजान ने चारों ओर निगाह दौड़ाई पर इन्हें मीरू कहीं नजर नहीं आई। मीरू किधर है? उन्होंने सवालिया नजरों से महानूर बेगम की तरफ देखा। उसे पता था कि उजवा आने वाली है, फिर वो क्यों नहीं आई? हालांकि वो उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। इससे पहले वो कुछ कहते ही यजबान उजलत में सीढ़ियां उतरता नीचे आया। सबको एक जगह इकट्ठा देख और एक नए चेहरे को देखकर भी उसने कोई खास ध्यान ना दिया। उसकी बला से कुछ भी हो, घर में उसे इस सबसे कोई सरोकार नहीं था। उसने कोई नोटिस ना लिया हो या ना, लेकिन ताजा जान ने उसे देखकर खिल उठे थे और इतने टाइम बाद उसे सामने देखकर इन्हें यकीन ही ना हुआ कि वो लौट आया है। वो इंतजार में थे कि वो कब आकर उनके सीने से लगे, कब वो सारी रंजिशें दूर करेगा, कब वो कहेगा कि दाजान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मगर वो उनकी तरफ निगाह डाले बगैर बाहर की तरफ बढ़ गया। दाजान के चेहरे की खुशी पल में मान पड़ गई थी। सबने दाजान के साथ यजदान का ये रवैया नोट किया। इन्हें यूं यजदान का सबको इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद ना आया था, पर सभी अपनी जगह खामोश रहे थे। नुशवा बेटा, शाबाश, बहन को अपने कमरे में ले जाओ। इस जाम खामोशी को दाजान की आवाज ने तोड़ा था। यहाँ सभी घर वाले मौजूद थे मासवाए रीत के। वो किसी अहम मिशन के लिए घर से बाहर था। उसकी जॉब ही ऐसी थी कि उसके आने जाने का कोई वक्त ना था। दूसरा, उसे अपनी जॉब से इश्क था। वो हमतन तैयार रहता था। मामा, उसने घर में दाखिल होते ही अपनी माँ की आवाज लगाई थी और ये उसका रोज का मामूल था। इस घर में 2 लोग ही तो रहते थे और वो उसकी माँ सालों से एक दूसरे की तन्हाई को वो दोनों ही दूर करते आए थे। यहाँ हुए मेरे चांद, शीरीन बेगम ने किचन से आवाज लगाई। उनके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट घुलती चली गई थी। वही तो था उनकी जिंदगी का कुल उसासा, उनकी जिंदगी का सकून। उनके गुजरे सालों में अगर उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हुआ था तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा, उनका आहान था। आहान ने पीछे से आकर उनके कंधे पर सर रखा था और उन्होंने मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा। उन्होंने उसके मूड का अंदाजा लगाया जो काफी अच्छा था। आहान, वो तुम्हारे बाबा। अभी वो बात मुकम्मल करती वो दरमियान में ही बोल उठा। प्लीज मामा, मेरा मूड अच्छा है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। मामा, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। मुझे नहीं चाहिए उनका साथ और ना ही उनकी हमदर्दी। मेरी फैमिली आप हैं, मैं खुश हूँ ऐसे ही। प्लीज अब उनकी कोई बात नहीं करना मुझसे। जब मुझे उनकी जरूरत थी तब कहाँ थे वो? वो उनके कंधे से सर उठाकर संजीदगी से बोला। वो उसे देखकर रह गई। वो भी अपनी जगह ठीक था। क्या उम्र थी अभी उसकी जो वो इतना संजीदा हो गया था? उन्होंने उसकी आंखों में देखा जो आंसू सख्त करने के चक्करों में लाल हो रही थी। उन्हें बेसाख्ता उस पर तरस आया। अच्छा छोड़ो इन सबको, तुम अपना मूड खराब मत करो मेरा बच्चा। शाबाश, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, आज तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है। वो उसके माथे पर बिखरे बाल पीछे करते मोहब्बत से माथे पर बोसा देते हुए बोली। ममता भरे इस लम्स को महसूस करके वो भी पुरसुकून हुआ। अभी आया फ्रेश होकर, आप जल्दी से खाना लगा दें, बहुत भूख लगी है। वो लाड से बोलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी पुश्त को देखकर उन्होंने खुद से अहद किया कि अब वो इस मामले में उससे कोई बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो जानती थी ये बात उसे तकलीफ देती थी। उन्होंने ये मामला खुदा के सुपुर्द किया। वो सर झटकते सारी सोचों को जहन से निकालते खाना लगाने लगी। माजी, यजमान की कजन यानी उसके मामू की बेटी वर्दा उनके घर पर मौजूद थी। इन दोनों की इतनी दोस्ती देखकर दाजान के दिल को धड़का सा लगा कि कहीं माजी खुद को दोहराने वाला तो नहीं, कहीं उनकी बच्ची की खुशियों को नजर तो नहीं लगने वाली। इसी टेंशन में उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। डैड, कैसी तबीयत है दाजान की? यजमान को जैसे ही दाजान के बारे में पता चला फौरन भागता हुआ वहां पहुंचा। अभी तक डॉक्टर्स ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। शहीर साहब उसका कंधा थपथपाते हुए बोले। डॉक्टर के बाहर निकलते वो फौरन उनकी तरफ लपका। डॉक्टर, कैसी तबीयत है मेरे दाजान की? वो मुसरिफ सा डॉक्टर की तरफ देखकर बोला था। ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, उनका बीपी शूट कर गया था। शायद उन्होंने किसी बात की टेंशन ली है। इस उम्र में जरा एहतियात करें कि उनको हर परेशानी से दूर रखा जाए। थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। वो पुरसोच नजरों से बात की तरफ देख रहा था कि घर में तो सब ठीक है, फिर किस बात की टेंशन लिया दाजान ने? ये बात तो शहीर साहब भी जानना चाहते थे।
थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने शहीर साहब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। शहीर उनके बुलावे पर फौरन अंदर की तरफ बढ़े। यजमान कब से मुस्तरिब से इधर से उधर चक्कर काट रहा था। सबसे पहले वो खुद अपने प्यारे दाजान से मिलना चाहता था, लेकिन उनकी ख्वाहिश का एहतराम करके रुक गया। अब वो कैसे कब से शहीर साहब के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जाने दाजान उनसे कौन से राज न्याज कर रहे थे जो वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। शहीर साहब को बाहर आता देख वो उनकी तरफ बढ़ा। डैड, दाजान ने क्या कहा? इन्हें किस बात की टेंशन है? अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करें। उसके आलम साहब से इतनी मोहब्बत पर वो हल्का सा मुस्कुराए। डैड, उनके मुस्कुराने पर वो झुंझला सा गया। कहाँ वो इतना परेशान था और ऊपर से उनका मुस्कुराना उसकी झुंझलाहट में इजाफा कर गया था। कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरी जान, मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। बाबा जान घर जाना चाह रहे हैं, वो तुमसे जल्द ही खुद इस बारे में बात करेंगे। अभी वो आराम कर रहे हैं, उन्हें परेशान मत करना, ओके? वो छोटे बच्चों की तरह उसे समझाते उसका गाल थपथपाकर डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गए। शाम तक वो लोग दाजान को घर ले आए थे। मीरू तब से इनसे चिपकी हुई थी। यजान मुस्तरिब सा था, जाने क्या बात थी जो दाजान ने इतनी टेंशन ले ली। इसकी ये गुत्थी भी जल्दी ही सुलझ गई। जब दाजान ने उसे अपने कमरे में बुलाया, उसने हल्का सा दरवाजा खटखटाकर अंदर जाने की इजाजत ली। दाजान, मैं आ जाऊं? उसे बाहर से ही आवाज देकर पूछा था। आ जाओ मेरी जान। वो दरवाजा खुलता अंदर दाखिल हुआ। जब पहली ही नजर हरी आंखों वाली इस गुड़िया पर पड़ी जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी। वो अच्छे से उसके दाजान से अटैचमेंट से वाकिफ था। खुद भी वो कुछ वक्त के लिए इनकी तबीयत खराबी का सुनकर डर सा गया था। घुंघराले बालों को कैचर में कैद किए वो कोई मोम की गुड़िया ही लग रही थी। उसने फौरन अपनी नजरें उस पर से हटाई, कहीं उसकी नजर ही ना लग जाए, और ना ही अभी कोई ऐसा हक रखता था। वो उसे देखकर दाजान के साथ मजीद जुड़कर बैठ गई, जैसे इसे ये जताना चाहा हो कि दाजान सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ उसी से करते हैं। वो उसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया था, जैसे उसकी हरकत को बहुत एंजॉय किया हो। उसके मुस्कुराने पर मीरू ने अपनी नाक चढ़ाई। दाजान सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं, है ना दाजान? वो दाजान की तरफ देखते लाड से बोली थी। हाँ मेरा बच्चा, दाजान सबसे ज्यादा प्यार अपनी गुड़िया से करते हैं। उन्होंने मोहब्बत से उसका गाल थपथपाया था। मीरू ने एक जताती नजर उस पर डाली, जैसे कह रही हो देख लो, अब तो दाजान ने मुंह से भी इकरार कर लिया। यजदान का दिल क्या उसकी हरकत पर कहके लगाई, यानी वो उससे मुकाबलेबाजी पर उतर आई थी। उसने संजीदगी से मीरू की तरफ देखा, जाहिर ये करना चाहे जैसे वाकई इसे इस बात का दुख हुआ हो। वैसे तो मीरू और उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दाजान के मामले में दोनों अक्सर यूं ही अड़ जाते थे। यजदान को उससे तंग करके मजा आता था। कुछ वो शायद नाराज थी क्योंकि दाजान की तबीयत खराब होने पर वो उसे अस्पताल नहीं लेकर गया था। वो शायद अब इस बात का बदला ले रही थी। अब मीरू शाम से अपनी गर्दन अकड़ाए बैठी थी, जैसे दुनिया फतह कर ली हो। दाजान, मेरे ख्याल में आपने मुझे जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। दादा पोती को राजा न्याज करते देख वो जताने वाले अंदाज में बोला था। हाँ यजदान, आओ मेरी जान, वहां क्यों खड़े हो? अपने दाजान के पास आकर बैठो। दाजान उसे वहीं खड़ा देखकर बोले थे। मीरू, मुझे यजदान से कुछ खास बात करनी है, आप थोड़ी देर बाद में आ जाना मेरा बच्चा। वो उसे प्यार से बोलते यजदान की तरफ मुतवज्जो हो गए। पर दाजान, अभी हम आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, वो रूठी रूठी सी बोली। वीरू, हमने कहा ना हमें जरूरी बात करनी है यजदान से, आप कुछ देर में आइएगा। आपकी बार उनके लहजे में तंबीह थी। वो यजदान वो गुस्से से घुरती पैर पटकती बाहर निकल गई। यजदान सर झटकता दाजान की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस खारिज करते बात का आगाज किया। यजदान, मैंने जिंदगी के किसी भी मामले में अपनी किसी भी बच्चे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और ना ही तुम लोगों पर करने का कोई इरादा है। उन्होंने असल मुद्दे पर आने से पहले तमहीद बांधी। यजदान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। इससे बेहतर कौन जान सकता था कि बेशक वो असूल पसंद थे पर सबसे बला की मोहब्बत करते थे। तुम्हें शायद ये सब बहुत जल्दी लग रहा होगा कि दाजान को जाने किस चीज की जल्दी है, पर जो चीज मैं देख रहा हूँ शायद वो तुम ना देख पाओ। मैं तुम्हारे आगे दो रास्ते रखूंगा, कौन सा रास्ता चुनना है ये तुम पर है। तुम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा, बेफिक्र रहो। यजदान के माथे पर लकीरों का जाल बिखरा। वो समझ नहीं पाया था जब वो एक बार फिर गोया हुए। अब तुम अच्छे से अपना बिजनेस संभाल रहे हो, तुम इस काबिल हो चुके हो कि इस जिम्मेदारी को उठा सको। हमने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है, जिसे चाहे तो तुम मान लो, चाहे तो इनकार कर दो। तुम जानते हो मीरू हमें किस कदर अजीज है। हम हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए तो चाहते हैं वो हमेशा हमारी नजरों के सामने रहे। इसलिए अगर तुम राजी हो तो हम तुम्हारा निकाह मीरू से करवाना चाहते हैं। हम फिर से कह रहे हैं, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें कोई और पसंद है हम तब भी इनकार नहीं करेंगे। ये जिंदगी भर का फैसला है, सोच समझ कर जवाब देना। वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोले, पर अंदर से उनका दिल डर भी रहा था कि कहीं वाकई ही वो इनकार ना कर दे। यजदान को सच में यकीन ना आया कि खुदा इतना भी मेहरबान होता, बिन मांगे ही उसकी मोहब्बत इतनी आसानी से उसकी झोली में डाल दी जाएगी। वो कुछ भी बोल ना सका। वो खुद को यकीन दिलाना चाह रहा था कि दाजान ने जो कहा वो सच है। उनकी उम्रों में इतना फर्क था, इसलिए उसे खदशा था कि दाजान अपनी लाडली के लिए कोई और फैसला ना कर ले। वैसे भी वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था जब वो दाजान से इस बारे में बात करता, मगर उसे क्या खबर थी कि कुदरत उस पर इतनी मेहरबान है कि बिन मांगे ही उसकी मोहब्बत उसकी झोली में डाल दी जाएगी। उसकी खामोशी देखकर दाजान को दुख हुआ।
कि शायद उसे इनकी बात अच्छी नहीं लगी। कोई बात नहीं बच्चे, अगर तुम्हारा इनकार है तब भी हमारा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। अगर तुम नहीं तो रित से करेंगे हम मीरू का निकाह। हमें यकीन है कि उसे कोई एतराज नहीं होगा। उनके चेहरे पर अभी भी वो धीमी सी मुस्कान थी, वो अक्सर उसे देखकर इनके चेहरे पर आती थी। दाजान की बात उसके ढीले नकुश फौरन तने थे। वो कैसे अपनी मोहब्बत किसी और की झोली में डाल सकता था, किसी कीमत पर भी नहीं। बेशक मीरू इस रिश्ते पर राजी ना भी हो, वो हर हाल में सिर्फ उसकी थी, ये उसकी सोच थी। वो फौरन उनके कदमों में बैठकर उनका हाथ थाम गया। दाजान, मुझे सिर्फ मीरू चाहिए, कोई और नहीं। वो सिर्फ मेरी है, मेरी होगी ना दाजान? वो किसी जिद्दी बच्चे की मानित बोला था। मुझे नहीं पता आपको मेरे किस अंदाज से लगा कि मेरी जिंदगी में कोई और है दाजान। बहुत सालों से मैं उसे चाह रहा हूँ, पर किसी के सामने कभी जिक्र नहीं किया। कोई गलत ना समझ ले, पहले मैं इस काबिल बनना चाहता था, फिर उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। दाजान, आप मीरू को मुझे दे दें, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो उम्मीद भरी आंखों से इन्हें देख रहा था। दाजान तो खुशी से निहाल हो गए। उन्हें और क्या चाहिए था? उनका पोता उनका मान रख रहा था। उसे खुश रखना मेरे बच्चे, उसे रोता हुआ नहीं देख सकते हम। वो फटते जज्बात से उसकी पेशानी चूमते हुए बोले। वो भला कब उसे उदास या रोता हुआ देख सकता था? वो तो हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती थी। उसका मुस्कुराता चेहरा आंखों में लाते उसने खुद से एक अहद किया था कि वो उसे कभी नहीं रुलाएगा, कभी कोई गम या तकलीफ उसके नजदीक नहीं आने देगा। और ये वादा वो खुद ही बहुत बुरी तरह तोड़ने वाला था। जब से मीरू को दाजान की ख्वाहिश के बारे में पता चला था, वो जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ वहां मंडला रही थी। सोच सोच करके उसकी हालत पतली हो रही थी। खुद को और यजमान को एक साथ सोचकर उसने झुरझुरी ली। बैठ जाएं, आप ही पैर दुखने लगेंगे। नुशवा, जो कब से उसे पैदल मार्च करते देख रही थी, आखिरकार झुंझलाकर बोली। नुशवा मीरू से 2 साल छोटी थी, उसके बावजूद भी उनमें बला की दोस्ती थी। नुशवा, ये तो मेरे साथ ज्यादती है। तुम ही बताओ जरा, इस उम्र में किसी लड़की की शादी होती है? मेरी सारी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाएंगी। वो रो देने वाले अंदाज में बोली। शादी नहीं, सिर्फ निकाह। मेरी प्यारी आप ही जरा थोड़ी सी तस्दीक कर लें कि दाजान इतने भी जालिम नहीं कि इतनी जल्दी आपकी शादी करवा दें। नुशवा ने फौरन उसकी तस्दीक की। नुशवा के टोकने पर उसने फौरन घुरी से नवाजा। देखिए, वैसे ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आपकी जिंदगी में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ निकाह है, रुखसती नहीं। और ये तो सोचिए, यजदान भाई से शादी करके आपको बहुत से फायदे हो सकते हैं। नुशवा ने अपनी उम्र के मुताबिक फौरन एक मुस्बत पॉइंट निकाला। मीरू ने सवालिया नजरों से उसे देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि जरा मुझे भी तो बताओ बीबी, ऐसा कौन सा फायदा हो रहा है? सबसे पहले फायदा आपको ये कि घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपको खाना बनाना सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दाजान जो होंगे चाची की डांट से बचाने वाले। कैसा? उसने खुश होते ताली बजाई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मीरू ने फौरन से उसकी बात पर इत्तफाक किया था। एक और फायदा है आप ही। इस बार उसके होंठों पर शरारती मुस्कान थी, जैसे मीरू गौर ना कर पाई। वो फौरन एक्साइटेड सी होती उसके करीब हुई। आखिर उसके फायदे की बात चल रही थी। आपने यजदान भाई को देखा है कभी गौर से? कितने प्यारे हैं। आपकी तो मुफ्त में ही लॉटरी निकल आई, वरना कौन करता आप जैसी भंगन और नूडल्स की दुकान से शादी। वो शरारती मुस्कान के साथ अपनी बात मुकम्मल करते हुए बाहर की जानिब भागी। मीरू जो इतनी गौर से उसकी बात सुनती, अपनी बेइज्जती पे उसका मुंह हैरत से खुला था। भंगन कहाँ थी? वो भंगन अच्छी खासी इतनी प्यारी उसकी हरी आंखें थी उसकी, जिसकी वो बचपन से ही तारीफ सुनती आ रही थी। हाँ, उसके बाल करली थे, मगर इतने भी नहीं कि नूडल्स लगते। बदतमीज लड़की, शर्म नहीं आती बड़ी बहन को ऐसा बोलते हुए? वो उसे मारने को फौरन पीछे लपकी। बेचारे यजमान भाई, क्या कसूर था उनका जो दाजान ने उनको ये सजा सुना दी? वो भागते हुए भी बोलने से बाज ना आई। उसने ऐसे अफसोस का इजहार किया जैसे वाकई ही यजमान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। अगर वो मीरू के हत्थे चढ़ जाती तो आज उसकी खैर नहीं थी। हाल उज़्वा को आते ही घर में चल रही कुशीदगी का अंदाजा हो गया था। कुछ हद तक इस वजह भी समझ आ गई थी। वजह था यजमान आफिंदी। इसे तो वो व्रती बराबर भी अच्छा ना लगा। मगरूर कहीं का वो होले से बुड़बड़ाई। इन 2 दिनों में उसे दाजान से उनसियत हो गई थी। कैसे वो उसका और उसकी दादाजान का ख्याल रख रहे थे और उसके दिल में इनके लिए बेहद इज्जत थी। इन्हीं की वजह से सब घर वालों का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। हाँ, मगर अभी वो दाजान की लाडली पोती मीरू से नहीं मिली थी। शायद उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो अभी तक उससे ना मिल सकी। उसे घर वो आए अभी इसे 1 दिन ही तो हुआ था। दाजान बेचारे कितने अच्छे हैं, और वो बदतमीज दिन से मिले बगैर ही चला गया। कितने खुश थे वो उसे देखकर, और वो बगैर इन्हें देखे चला गया। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो नाक चढ़ाते छोटे छोटे कदम लेती, हाथों में जग थामे सीढ़ियां उतर रही थी। तुम्हें पसंद करने की जरूरत भी नहीं मोहतरमा, वो निकाहशुदा है और खैर से अपनी मनकोहा के पीछे पागल भी है। वो यजमान के बारे में सोचकर होले से बुड़बड़ाया। वो अपनी ही धुन में सीढ़ियां उतर रही थी जब बड़ी करीब से एक मर्दाना आवाज गूंजी। डर से उछलते उसके हाथों से जग छूटा, जिसे पीछे खड़े बंदे ने बड़ी महारत से आगे बढ़ते कैच किया। उज़्वा के दोनों हाथ उसके लबों पर थे, जबकि वो खुद पीछे मुड़ते टक्कर होते होते टुकर टुकर उसे घूर रही थी। कौन? वो खुद को संभालते हुले से बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोली। जलाद। वो यकलफ्जी जवाब देता हाथ में पकड़ा, जब उसके हाथ में थमाता उसे हैरान परेशान छोड़ता सीढ़ियां उतरता नीचे की तरफ बढ़ गया। वो हैरानी से उसकी पुष्ट को घूर कर रह गई थी। उसकी आंखों में उलझन सी थी। जब से अपने दाजान की तबीयत के संभलने के बारे में पता चला था, वो कुछ हद तक रिलैक्स थी। उसे इन लोगों की शानो शौकत देख इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि यहाँ कम अज कम उसकी इज्जत तो महफूज है। वो खाली यहाँ तक तो कभी नहीं पहुंच सकता।
और ईद कुछ देर पहले थका हारा पुलिस स्टेशन से वापस आया था। उसका इरादा फ्रेश होकर कुछ देर लॉन में वॉक करने का था, जो उसका रोज का मामूल था। उसकी नौकरी ऐसी थी कि उसके आने जाने की कोई रूटीन न थी। अपने इसी इरादे को पैराहन पहनाते वो नीचे की जानी बढ़ा, जब सीढ़ियों पर एक लड़की थी जो नुशवा और मीरू तो बिल्कुल नहीं थी। वो जो कोई भी थी, वो सीढ़ियां उतरते साथ साथ बुड़बुड़ा भी रही थी। उसकी सुस्त रफ्तारी पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो उसके पीछे खड़ा उसके उतरने का इंतजार कर रहा था, जो खुद में मगन जाने कौन से जहां की सैर को पहुंची थी। घर वालों से उसे इस लड़की की बाबत पता चल चुका था। वो शायद दाजान की किसी दोस्त की पोती थी। उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने जरा ध्यान भी ना दिया। जब उसकी साइड पर हटने के कोई अमकान नजर न आए तो वह थक हार कर उसे मुखातिब कर ही गया। अपने यूं मुखातिब करने पर उसका होंठ चेहरा देख उसे हंसी आई थी। मध्यम चलती लाइट में उसके खूबसूरत नकुश वाजे हो रहे थे। ब्राउन चमकती आंखों में उसके लिए उलझन सी थी। उसका कोई इरादा ना था उसकी उलझन दूर करने का, इसलिए खामोशी से वहां से निकलता चला गया। आहान, मेरे ख्याल में तुझे आंटी की बात मानकर एक बार उनसे मिल लेना चाहिए। सुन लो वो क्या कहना चाहते हैं। सारम उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। यार पता नहीं दिल नहीं मानता, इतने सालों क्यों हमें सबसे दूर रखा। आखिर मेरा भी हक था सबकी मोहब्बतों पर। मेरा भी दिल करता था कि कोई मेरे लाड उठाए। वो असियत से पुर लहजे में बोला। भूल क्यों नहीं जाता वो सब मेरे यार। आगे बढ़ने की कोशिश कर, उनकी जायदाद में तेरा भी हक है। ऐसे अपने हक से मुंह न मोड़। अगर हालात बेहतर हो रहे हैं तो उसे हो लेने दे। जब भी उनकी बात आती है तो आंटी को भी चुप करवा देता है। वो उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला। सारा, मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं है। जितना खुदा देता जा रहा है बहुत है मेरे लिए। तू नहीं समझ सकता। तू हमेशा अपने बाप के साई की घनी छांव में रहा है। मुझसे पूछिए महरूमी, जिसका बाप 2 महीनों बाद एक दफा आकर हमें अपनी शक्ल दिखा जाता था, इस डर से कहीं उसकी दूसरी बीवी उसके बेटे को उनसे दूर ना कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो हमसे मिले। तो खुद बता, क्या मैं उनका बेटा नहीं था? फिर क्यों वो मेरे लिए स्टैंड ना ले सके? मैं जानता हूँ हालात उनके लिए भी साजगार नहीं थे, पर मैंने बहुत ज्यादा की नहीं, बस इतनी डिमांड की थी कि मुझे मेरे घर लेकर जाते, ताकि मैं भी अपने प्यारों में रह पाता। चल ये भी छोड़, मुझे किसी भी मोहब्बत की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं पल पल अपने बाप की मोहब्बत के लिए तरसा हूँ। सारम ने उसकी तरफ दुख से देखा, जिसकी आंखें आंसू जब्त करने की वजह से लाल सी हो रही थी। सारम के अपनी तरफ देखने पर वो नजरें चुरा गया। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि सब ठीक हो जाए, तुझे तेरे हिस्से की सारी खुशियां मिले। सारम सच्चे दिल से दोस्त की खुशियों की दुआ करते हुए बोला था। पर तुझसे एक बात कहूँ, तू सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है। एक बार आंटी के बारे में सोच। जैसे भी है वो इनके शौहर हैं, एक बार उनसे भी पूछ वो क्या चाहती हैं। सारम की बातों ने उसे गहरी सोच में डाल दिया था। उसने वाकई आज से पहले उसके बारे में सोचा ही नहीं। उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि वो क्या चाहती हैं। सारम गौर से उसे दिख रहा था, जो गहरी सोचों में गुम हो चुका था। बेशक वो उसे समझा रहा था, मगर वो खुद को अगर आहान की जगह रखकर सोचता तो उसे वो कहीं भी गलत नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी वो चाहता था कि वो बड़े दिल का मुजाहरा करते, सब कुछ भूलकर अपने घर वालों को अपना लेता, ताकि उसके दोस्त की जिंदगी भी खुशियों से भर जाती। माजी, दाजान आप मुझे बुला ले दे। वो दाजान को अपने कमरे में देख फौरन उनका हाथ थामते कमरे में ले आई। क्यों? मैं अपनी गुड़िया के कमरे में नहीं आ सकता? वो खुद सोफे पर बैठे उसे अपने हिसाब में लेकर बैठ गए। शाहवेज और महानूर के जरिए तुम्हें ये बात पता चल गई होगी मेरे बच्चे। उनकी बात का मतलब समझते वो इस बात में सर हिला गई। कोई कुछ भी कहे, पर हम अपनी गुड़िया से खुद इस मामले में बात करना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम कोई भी फैसला अपनी गुड़िया की मर्जी के खिलाफ नहीं करना चाहते। हम खुद इसलिए आए हैं ताकि कोई और तुम पर इस रिश्ते के लिए दबाव ना डाल सके। हम चाहते हैं तुम जो फैसला करो पूरे दिल से करो। अब बताओ, तुम्हें यजमान से रिश्ते पर कोई मसला तो नहीं? वो अपनी बात मुकम्मल करते अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो थे। मीरू तो उनके इतने मान देने पर ही निहाल हो गई थी, यानी वाकई उसकी जात उसके दाजान के लिए बहुत अहम थी। उन्हें इस पर इतना मान था कि वो कैसे इनका मान तोड़ सकती थी। हमें कोई एतराज नहीं है दाजान, वो उनके कंधे पर सर रखते हुए बोली। दाजान ने निहाल होते उसकी पेशानी चूमी। इन दोनों की तरफ से रजामंदी मिलते ही निकाह की तैयारी शुरू हो गई। निकाह का इंतजाम ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था, बस कुछ खास लोगों को मदऊ किया गया था। एक तरफ जहां जुमेरा बेतहाशा घबराई हुई थी, तो दूसरी तरफ यजमान आफिंदी उतना ही खुश था। उसे यही चीज बार बार निहाल कर रही थी कि मीरू का नाम उससे जुड़ने वाला है। वह जल्द वो उसके नाम लिख दी जाएगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया की सारी खुशियां जैसे उसका मुकद्दर हो। इसी अफरा तफरी में निकाह का दिन भी आ पहुंचा। मीरू सफेद शरारे में मलबूस, हल्के फुल्के मेकअप में, हरी आंखों में घबराहट और होंठों पर शर्मीली सी मुस्कान थी। जब जब वो यजमान के बारे में सोचती, उसका दिल जोरों से धड़कता। कुछ ही देर में उसके नाम लिख दी जाएगी। उनके दरमियान एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है, और ईद की निस्बत उसकी हमेशा यजमान से बनती आई थी। वो हमेशा उसे इतनी मोहब्बत से पेश आता था कि उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता था। उसे यही डर था कि ये नया रिश्ता उसके पुराने वो खट्टी मीठी दोस्ती से पूर्व रिश्ते को ना बिगाड़ दे। दूसरी तरफ यजमान भी सफेद कुर्ता शलवार पर सफेदी बास्केट पहने, होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए तैयार खड़ा था। उसे यूं लगा जैसे दुनिया फतह कर ली हो। उसकी यही मुस्कान उसे और खूबरू बना रही थी। काली गहरी आंखें, तीखी नाक, हल्की हल्की दाढ़ी, वो वाकई ही शहजादा लगता था। वो अपनी तैयारी पर आखिरी नजर डालता नीचे की तरफ बढ़ा। निकाह का इंतजाम लॉन में किया गया था। इस वक्त खूबसूरती से सजा लॉन बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था।
कुछ ही देर में सारे मेहमान आगे तो निकाह का बाकायदा आगाज किया गया था। उरीद भी इस वक्त ब्लैक कुर्ता शलवार में मलबूस, हर किसी का दिल धड़का रहा था। वो यजमान के निकाह के लिए स्पेशल टाइम निकाल कर आया था। निकाह का वक्त होते ही मौलवी साहब के साथ शावेज और ताजान मीरू के कमरे की तरफ बढ़े, जो सुर्ख निकाह का दुपट्टा ओढ़े हल्की हल्की कपकपा रही थी। जैसे जैसे निकाह का वक्त गुजरा वैसे वैसे उसकी घबराहट में इजाफा हो रहा था। शावेज ने आकर फौरन बेटी को हिसार में लिया था। मौलवी साहब के पूछने पर उसने धीरे से इकरार किया, पर फिर कपकपाते हाथों से निकाहनामे पर साइन किए। आंखों से टिप टिप आंसू की बरसात होने लगी। निकाहनामे पर साइन लेकर मौलवी साहब बाहर की तरफ बढ़ गए। शावेज ने उसके रोते वजूद को सीने से लगाया। बाप के हिसार में आते वो हिचकियों से रोने लगी थी। उसके दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। उन्होंने मोहब्बत से मीरू की पेशानी चूमी और उसके बहते आंसुओं को साफ किया। उनकी आंखों से आंसू निकलकर इसके दुपट्टे में जज्ब हुए और उनकी खुद की हालत अजीब हो रही थी। महानूर भी दूर खड़ी बाप बेटी को देखकर आंसू बहा रही थी। इन्हें पता भी ना चला और उनकी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। आज उसका हकदार बदल गया था। वो अब किसी और के नाम से जानी जाएगी, पर इन्हें एक बात का इत्मीनान था कि वो हमेशा उनकी नजरों के सामने रहेगी। ना मेरी जान, आप कौन सा कहीं जा रही हो? हमेशा अपने बाबा के पास रहोगी। देखो महानूर, हमारी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। वो महानूर की को मुखातिब करते हुए बोले। उन्होंने रोते हुए अस्बाक में सर हिलाया। वो खुद भी मीरू की तरफ बढ़ते उसे सीने से लगाकर प्यार करने लगी। माँ की आगोश में आते वो उनकी ममता भरे लम्स को महसूस करने लगी। इन्हें वो इतनी प्यारी लग रही थी। कभी वो उसका माथा चूमती, कभी उसके रुखसारों को छूती। तमाम मेहमानों के दरमियान वो सोफे पर शाम से बैठा था। मीरू के इकरार के बाद अब मौलवी साहब उसके सामने बैठे उसकी रजामंदी पूछ रहे थे। उसने बिना वक्त जाया किए इकरार किया। सरशारी से निकाहनामे पर साइन करते उसने मीरू को अपनी ज़ौजियत में लिया था। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला चल निकला। मुबारक हो मेरे बच्चे, ताजान उसे सीने से लगाते हुए बोले। आज वो बेतहाशा खुश थे, जिसका वो भरपूर इजहार भी कर रहे थे। अब वो बेचैनी से मीरू का इंतजार कर रहे थे, जो जब कुछ ही देर में वो निशवा और कुछ कजन्स की हमरा सहज सहज कर कदम उठाती उसकी तरफ आ रही थी। उसका हर उठता कदम यजमान के दिल की सल्तनत में हलचल मचा रहा था। निकाह का दुपट्टा अभी भी उसके हसीन चेहरे को छुपाए हुए था, जिसे देखने के लिए वो बेचैन था। उसे अच्छा लगा था उसका यूं खुद को छुपाना। अभी वो स्टेज से कुछ कदम फासले पर थी जब वो खुद उठता उसकी तरफ बढ़ गया। उसके नजदीक पहुंचने पर सारी लड़कियां खुद ब खुद साइड पर हट गईं। यजमान ने उसके कपकपाते हाथों को देखा तो नरमी से उसे थामकर अपने साथ का यकीन दिलाया। फिर उसके गिर्द अपना हिसार कायम करते स्टेज की तरफ बढ़ा। वो जो पहले ही घबराई हुई थी, उसके इस इक़दाम पर उसके रहे से आसान के खता हो गए, मगर वो नरमी से उसे संभालता स्टेज पर बिठा चुका था। फिर साथ खुद भी बराजमान हो गया। इस सब के दरमियान उसने उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ को सहलाता उसकी घबराहट दूर करने की कोशिश कर रहा था। रिलैक्स मेरी जान, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो मोहब्बत से उसके झुके सर को देखते हुए बोला। वो बगैर कुछ बोले महज सर हिला गई। यजमान भाई, अब तो ये पर्दा हटाइए, आखिर हम भी तो देखें मीरू कैसी लग रही है। सब कजन्स, जिनमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल थे, मिलकर शोर मचाते हुए बोले। जिसके लिए वो तैयार हुई है वो देख लेगा, तुम लोगों का देखना जरूरी नहीं। वो सबको टिका सा जवाब देते सीधा होकर बैठा। अभी कुछ देर पहले उसकी मामा उसे कमरे में छोड़ के गई थी। उसने सबसे पहले आकर अपना निकाह का दुपट्टा उतारा था और इन सब में ही वो इतना थक चुकी थी। अब वो रिलैक्स सी बेड पर बैठी और पैरों को हील से आजाद किया था। फिर उठती हुई ड्रेसिंग के सामने खुद को निशवा और उसके कजन्स का कहना था, वो बहुत प्यारी लग रही है। पर वो जिसके लिए तैयार हुई थी उसने तो उसे दिखा ही नहीं था, और सराहना तो बहुत दूर की बात थी। इन्हीं सोचों में गुम उसने चूड़ियां उतारकर ड्रेसिंग पर रखी थी। निकाह का दुपट्टा तो वो उतार चुकी थी, मगर शरारे के साथ का दुपट्टा अब भी पिनों के साथ सर पर सेट था। उसने पिने निकालते भारी दुपट्टा सर पर हटाते बेड पर डाला था। उसे यूं लगा जैसे वो भारी बोझ से आजाद हो गई हो। दुपट्टा इस कदर हैवी था, दूसरा सर पर लगी इन पिनों ने अलग ही अजाब डाला था। मीरू के जाने के कुछ देर बाद वो भी उठता उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। वो उसे देखना चाहता था कि वो निकाह के जोड़े में कैसी लग रही है। वो तो उसे सादगी में भी हसीन लगती थी, अब तो वो पूर सजी होगी। सिर्फ और सिर्फ उसके यही ख्याल उसके दिल में हलचल मचा गया था। वो आहिस्ता से दरवाजा खुलकर अंदर की तरफ बढ़ा, जहां वो ड्रेसिंग के सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी शायद अब ज्वेलरी उतारने की तैयारियों में थी। वो उसकी तरफ बढ़ता उसके पीछे जा खड़ा हुआ। आईने में नजर आते उसके अक्स पर एक भरपूर नजर डाली। वो उसकी सोच से बढ़कर हसीन लग रही थी। हरी आंखों ने नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो अपने पीछे खड़े अक्स पर नजर पड़ते वो फौरन उसकी तरफ मुड़ी। हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो जैसा उसके हसीन रूप की दिलकशी में खोया हुआ था। उसके मुड़ने पर ये जादू तिलस्म टूटा। वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ाता उसे अपने हिसार में कैद कर गया। उसकी हसीन नकूश में उसकी निगाहें उलझ कर रह गई थी। मीरू उसके हिसार में कपकपा कर रह गई थी। दूसरा, उसकी बोलती गहरी आंखें उसे अपने वजूद में गड़ती हुई महसूस हुई थी, जिनमें आज अजीब सी चमक थी, जैसे कोई मैदान फतह कर लिया हो। निकाह मुबारक जिंदगी। वो उसकी पेशानी चुमता ऐसा से बोला। उसके एकदम पर वो जैसे अपनी जगह फ्रीज हो गई थी। कहाँ देखा था उसका ये अंदाज? वो सांस रोके उसके हिसार में खड़ी थी। माशाल्लाह, कोई इतना प्यारा भी हो सकता है? वो उसके एक एक नक्श को गहरी निगाहों से देखते बोला। मैं आज बेहद खुश हूँ। खुदा ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए तुम्हें जो भेज दिया है,
तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो और ये लम्हे सबसे हसीन। वो उसके रुखसारों को नरमी से सहलाते हुए बोला। वो उसकी इतनी कुर्बत पर पल में सुर्ख पंधारी हुई। उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर वो अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसके माथे पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें नमदार होने लगी। वो इस दफा झुकता उसकी आंखों को चुमता पीछे हुआ और वो समझ सकता था उसका ये अंदाज उसके लिए नया है, मगर वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था, उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी खास है। कोई है जो उसकी एक झलक देखने के लिए पल पल तरसता है, कोई है जो उसकी फजूल बातों को भी बहुत गौर से सुनता है, कोई है जिसके लिए वो पूरी अकीदत है। उसकी जिंदगी की खुशियों की वजह वो एक आखिरी मोहब्बत भरी नजर उसके मासूम चेहरे पर डालता बाहर निकलता चला गया। मीरू ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखे जो 100 की स्पीड से चल रहा था। चेहरे पर खुद ब खुद शर्मीली सी मुस्कान बिखरती चली गई। डैड, आपने तो कहा था कि यजमान मुझसे शादी करेगा, पर देखिए आपकी बात झूठ हो गई। इस मामले में तो फूफो भी कुछ ना कर सकी। आज निकाह हुआ है, जल्दी ही रुखसती भी हो जाएगी। वो बाप के सामने आते बदतमीजी से बोली थी। हमारे साहब जो यजमान के मामू थे, बेटी की बदतमीजी को इग्नोर करते वो अपनी गहरी सोचों में गुम थे। अच्छे से जानता हूँ ये सब उस आलम आफिंदी का किया धरा है, पर इतनी आसानी से मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं। जरूरी नहीं हर दफा वो आलम शाह मुझसे सबकत ले जाए। इस दफा उसके खानदान की जड़ें ऐसे हिलाऊंगा पूरा आफिंदी खानदान बिलबिला उठेगा। वो चेहरे पर नफरत सजाए हुए बोले। निकाह के बाद उसे कॉलेज छोड़ने और लेकर जाने की जिम्मेदारी उसी ने ले ली थी। वो उसकी जिम्मेदारी थी और यजमान आफिंदी अपनी जिम्मेदारी निभाना अच्छे से जानता था। उसकी जिंदगी में वो रफ्ता रफ्ता बेहद जरूरी होती जा रही थी और दूसरी तरफ मीरू के दिल में भी उसकी मोहब्बत की कौपलें फूटना शुरू हो गई थी। कॉलेज में उसका पहला साल था जो ट्यूटर से घर पढ़ाने आती थी। उसकी कुछ माह पहले शादी हो चुकी थी, तब से वो खुद ही सब मैनेज कर रही थी। दाजान, मेरी ट्यूटर का इंतजाम हुआ कि नहीं? मुझे थोड़ी मुश्किल आ रही है और अब तो कॉलेज में टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। मैं सारे टेस्टों में फेल हो जाऊंगी। सारे घर वाले लाउंज में बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। यजमान अभी अभी ऑफिस से आकर फ्रेश सा बैठा था। एक भरपूर नजर अपनी नाराज सी मताए जहां पर डाली, जो सबकी नाराजगी भरी नजरों से देख रही थी। बच्चे, हम भूल गए। दाजान अपनी गलती पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि उसने काफी टाइम से इन्हें कहा हुआ था अगर मैं फेल होगी तो मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। वो नाराजगी का इजहार करते मुंह फुलाए वापस सीढ़ियां चढ़ गई। यजमान ने मुस्कुराहट दबाते दाजान को देखा। वो उनसे नाराज होकर गई थी और उनका पोता हंस रहा था। उन्होंने उसे भरपूर घूरी से नवाजा। आप फिक्र मत करें दाजान, मैं पढ़ा दिया करूंगा ऑफिस से आने के बाद रात को। वो सीरियस होते हुए बोला। वो फौरन उसकी नाराजगी का सोचते उठा और उसके पीछे बढ़ा। वो जब उसके कमरे में दाखिल हुआ, मीरू मुंह फुलाए बेड पर बैठी थी, किताब को घुर घुर कर देखती, जैसे इसे करने से सब खुद ब खुद समझ आ जाएगा। वो उसके साथ बेड पर बैठते उसके हाथ से किताब पकड़कर बंद कर चुका था। क्या हुआ है मीरू? मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब तुम्हारे चेहरे पर मुझे उदासी नजर ना आए। जल्दी से ये किताबें वगैरह समेटो, डिनर का टाइम होने वाला है। चलो शाबाश, फिर डिनर के बाद बात करते हैं इस मामले पर। वो इसके गाल थपथपाते बाहर की जानिब बढ़ गया। डिनर करने के बाद वो अपनी चीजें लिए उसके कमरे में मौजूद थी। वो उसे वजाहत से एक एक चीज समझा रहा था। मीरू को उसके समझाने का अंदाज बेहद अच्छा लगा। उसे सारे पॉइंट क्लियर हो गए थे और उसको यकीन इसका कल वाला टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। वो उसे कुछ सवाल हल करने का कहता खुद लैपटॉप लेकर बैठ गया। मीरू ने चोर नजरों से उसे देखा जिसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर हरकत कर रही थी। उसे इस वक्त वो इतना अच्छा लगा उसने बेसाख्ता दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। यजमान ने अब्रू चुकाकर उसकी तरफ देखा। वो हड़बड़ाती हुई फौरन अपनी नोटबुक पर झुक गई। 1.5 घंटा लगाकर उसने काफी सवाल हल कर लिए थे। अब उसकी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। फिर उसे पता ही नहीं लगा कब उसकी आंख लगी। उसका सर ढलक कर उसके लैपटॉप पर आया। यजमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा जो मजे से उसके लैपटॉप पर सर रखे ख्वाबों खरगोश के मजे लूट रही थी। उसने एहतियात से उसका सर उठाकर तकिए पर रखा। एक दफा फिर उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद काम मुकम्मल करते उसने लैपटॉप साइड टेबल पर रखा और दूसरी नजर अपनी मनकूहा को देखा जो बड़े इस्तेहकाक से उसके बिस्तर पर महवे इस्तराहत थी। यजमान को यह नजारा इतना अच्छा लगा कि उसके चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने मोहब्बत से उसके चेहरे पर झूलती लटों को पीछे किया और एक भरपूर निगाह उसकी चांद चेहरे पर डाली जहां पर दुनिया जहां की मासूमियत थी। उसने फिदा होने वाले अंदाज में दिल पर हाथ रखा, फिर उसकी पेशानी चूमता उसको गोद में उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा। नीचे लाउंज में बैठे सब बड़ों ने यह मुजाहरा सुकून से मुलाहिजा किया था। इस घर और एक बेशरम का इजाफा हो चुका है। सदफ बेगम दुपट्टे का कोना दांतों में दबाते हुए बोली। बेगम बताना पसंद करेंगी कि इस घर में और कौन कौन इस रुतबे पर फाइज है? दाजान अपनी बेगम को देखते हुए बोले। ये अपने छोटे साहबजादे को भूल गए कैसे शादी के लिए उतावला हो रहा था, रोज हमारे कमरे का चक्कर लगाता था। वो शाहवेज की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली। शाहवेज ने माँ की बात सुनकर पास बैठी अपनी बेगम को मोहब्बत भरी नजरों से देखा। यजमान उसे बेड पर लिटाकर उसके करीब ही घुटनों के बल बैठ गया। नजरें उसकी बंद आंखों पर टिकी थी। तुम पागल कर दोगी मुझे, वो उसकी आंखों को छूते होले से बुड़बुड़ाया। अभी एक लंबा इंतजार पड़ा था। वो इतनी जल्दी उसके दस्तरस में बिल्कुल नहीं आने वाली थी। उसे मालूम था दाजान उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले कभी उसकी रुखसती नहीं करेंगे। वो गहरी सांस खारिज करता उसके माथे को लबों से छूता वहां से निकलता चला गया। उजवा का ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था। रमीज आफरीदी की 2 औलादें थीं।
बड़ी उजवा और उससे 7 साल छोटा उसका भाई अली। और इनकी मां का इंतकाल 5 साल पहले हो चुका था। उनके घर में टोटल 4 लोग थे, सिकंदर आफरीदी, उजवा के दादा जान और उसके पापा और उसका छोटा भाई अली। रमीज आफिंदी इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। जहां इन्हें अपनी वर्दी से इश्क था, वहीं उजवा के लिए वो उनके आइडियल थे। चुके चुके उसने कई बार दुआएं मांगी कि काश उसका शौहर भी उसके बाबा जैसा हो। उनके घर में दौलत की रेल पेल नहीं थी, उसके बावजूद वो बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। उनका घराना एक मिसाली घराना था। उजवा 3rd ईयर की तालबा थी। उसकी जिंदगी में हलचल जुबैर शुजात के आने पर मची। वो उसके बाबा के किसी दोस्त का बेटा था जिसकी नजर उजवा पर पड़ी। उसे वो हर लिहाज से परफेक्ट लगी। फिर रफ्ता रफ्ता जुबैर को उससे मोहब्बत होने लगी। जुबैर एक कंपनी में मुनासिब पोस्ट पर काम कर रहा था। एक दफा उजवा को कॉलेज पिक करने के वक्त वो रमीज साहब के साथ था। वहीं उसकी नजर उजवा पर पड़ी। फिर वो उजवा को देखने के चक्करों में कभी कभी बहाने से घर का चक्कर लगा लेता। ये एक मामूल की तरह का सादा सा दिन था। जब रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, उजवा भी अपनी किताबें लेकर पढ़ने के लिए बैठ गई। वो पढ़ने में मुनहमक थी कि जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो उसके पापा दरवाजे पर खड़े थे। पापा आइए ना, कोई काम था। वो कुर्सी से उठकर उनके नजदीक आई। तुमसे कुछ बात करनी थी बच्चे, इधर हमारे पास आकर बैठो। वो खुद बेड पर बैठ गए और उसे भी करीब बैठने का इशारा किया। वो उनके करीब उनके हिसार में बैठ गई। माँ के जाने के बाद सबसे अजीज रिश्ता यही तो था उसके पास, उसके प्यारे पापा। पढ़ाई कैसी जा रही है मेरी जान? वो मोहब्बत से उसका हसीन चेहरा देखकर बोले। अच्छी जा रही है पापा, वो भी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली थी। क्या देख रहे हैं? उनकी गहरी नजरें अपने चेहरे पर महसूस करके बोली। देख रहा हूँ मेरी नन्ही सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। वो उसकी पेशानी पर गुस्सा देते हुए बोले। उजवा, जुबैर को जानती है ना आप, जो कि कई दफा हमारे घर भी आ चुका है। उन्होंने तमीज बांधते बात का आगाज किया। जी, वो आपके दोस्त के बेटे। वो कुछ झिझकते हुए बोली। उनकी तरफ से रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। वैसे तो मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन आप मुझे सोचकर अपना फैसला बता देना। कोई दबाव नहीं है आप पर, जैसा तुम्हें ठीक लगे वो फैसला करना। वो उसका गाल थपथपाटे उठ के चले गए। जुबैर को वो ज्यादा नहीं जानती थी, 1-2 बार देखा था। जुबैर बिल्कुल भी उसके आइडियल जैसा ना था। आम सी शक्ल सूरत वाला सादा सा बंदा था। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी में उसके बाप जैसा कोई इंसान आए, मजबूत और मुल्क की हिफाजत करने वाला। जैसे उसके बाप को अपनी वर्दी से इश्क था, वैसे उसे भी हो चला था। हुस्न कभी भी उसकी कमजोरी ना रहा था, इसलिए उसे जुबैर के ज़ाहिरी हुलिये से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा दिखता है। उसे तो मुल्क के मुहाफिजों से इश्क था। उसने ये फैसला बाप पर छोड़ दिया था और उन्हें ये कहकर मुतमईन कर दिया कि जैसे आपकी मर्जी। उसके पापा ने उसकी रजामंदी जानकर जुबैर की फैमिली को हाँ कर दी थी। इस तरह उनकी तबाही के रास्ते का आगाज हुआ। अभी फिलहाल दोनों की मंगनी का फैसला किया गया। अगले साल उसकी BSc मुकम्मल होते उनकी शादी का फैसला किया। यूं वो जुबैर के साथ इस बेरंग रिश्ते में बंध गई। वो कभी कभी उनके घर आता था। वो उसकी इज्जत करती थी मगर मोहब्बत नहीं। यूं 1 साल गुजर गया। उसके BSc भी मुकम्मल हो गई तो दूसरी तरफ जुबैर ने जल्दी डालकर घर वालों को उनकी तरफ भेज दिया था। उनकी शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय पाई। उसकी शादी का सुनकर उसके दोस्त उसे एक मॉल ले आई थी ताकि उसकी बारात और मेहंदी का जोड़ा ले सके। वो इतने पैसे बर्बाद करने के हक में ना थी, मगर वो उसके बाप से इजाजत लेकर उसे लेकर यहाँ मौजूद थी। उसकी दोस्त का कहना था कि यही वो पल हैं जिनको हंसकर एंजॉय किया जाए। शादी जिंदगी में एक बार होती है, उस पर खुलकर खर्च किया जा सकता है। क्या जरूरत थी पापा के इतने पैसे खर्च करवाने की? वो सादिया को घूरते हुए बोली। चिल कर यार, देख कितने प्यारे जोड़े मिले हैं। वो उसकी बात को नजरअंदाज करते खुश होते हुए बोली। अभी वो अपनी ही बातों में मगन थी जब कोई तेज से चलता आया और उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं था। वो बार बार आगे पीछे देख रहा था। वो आकर सादिया से बुरी तरह टकराया। सादिया इस अवतार पर संभल ना पाई और बुरी तरह जमीन बोस हुई। उजवा ने फौरन उसे थाम कर खड़ा किया। सादिया के सर पर लगी तिलबों पर बची। वो तिल मिलाकर उसकी तरफ बढ़ी थी। ओ मिस्टर, अंधे हो क्या? तकलीफ है? बंदा देखकर ही चल लेता है। नहीं तो तुम तो बेलगाम बैल की तरह इधर उधर देखे बगैर भागे चले आ रहे हो। मुझे पता है तुम जैसों का जानबूझकर टकराते हो। वो उंगली उठाते गुस्से से बोली थी। छोड़ो सादिया, चलो यहाँ से चलते हैं। उस शख्स की वहशी सी लाल आंखों को देखते डरकर सादिया का हाथ थामते हुए बोली। वो फौरन यहाँ से निकलना चाहती थी। वो इंसान गुस्से भरी आंखों से उसे घूर रहा था, जिसे देख उसने झुरझुरी सी ली थी। इस शख्स ने आंखें उठाकर उस धीमी सी आवाज को देखा तो वो पल भर में साख हुआ। उसके ब्राउन क्रिस्टल्स ने उसे बुरी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। उसका सहमा सहमा चेहरा उसे हर चेहरे से ज्यादा खूबसूरत लगा। उसकी बेतहाशा खूबसूरत नकोश पर इस वक्त हल्की हल्की घबराहट की लकीर थी। वो सादिया का हाथ खींचते वहां से निकलती चली गई। उसके जाते ही वो होश में आया और उसकी अंधेरी जिंदगी में वो लड़की बाहर ला सकती थी। वो दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा थे। कहाँ वो मासूम सी लड़की, कहाँ वो गुनाहों से लिथड़ा बेहिस इंसान जो उसकी जिंदगी में तबाही का सबब बनने वाला था। यहाँ एक बंदे से मिलने आया था, पर उसे देखकर वो सब भूला था। तेजी से दिन गुजरते गए। उसकी शादी का दिन भी आ पहुंचा था और वो दुल्हन बनी गजब बढ़ा रही थी, पर वो बेतहाशा उदास थी अपने घर वालों को छोड़ने की वजह से। सबको छोड़ने की वजह से बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी। फिर निकाह के बाद वो वक्त आ पहुंचा
सबको छोड़कर अपने शौहर के साथ नई जिंदगी के लिए निकल पड़ी। वो दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। सब देखने वालों ने उसकी खूब तारीफ की थी कि वो बेहद खूबसूरत लग रही है। जुबैर से उसकी शादी उसके पापा के पसंद पर हुई थी और उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज ना था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और ना था जिसकी वजह से वो इनकार करती। यूं शादी के मराहल बेहद आसानी से तय हुए थे। यूं वो जुबैर की दुल्हन बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। उसे जुबैर में कोई बुराई नजर न आई। सोबर सा जुबैर उसे हर लिहाज से अच्छा लगा था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो फौरन सीधी होकर बैठी। वो शिकस्ता से कदमों से चलता उसके करीब आया। ऐसा उज़्वा को महसूस हुआ था। उसने तमीज़ बांधते अपनी मकरू असाइन से उसे आगाह करने का फैसला किया। मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर था। वो उसे देखे बिना बोला। उज़्वा ने अपना झुका सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में उलझन सी थी। वो पूछना चाहती थी किस बात की माफी, मगर वो खामोशी से उसके बोलने का इंतजार करती रही। जब वो दोबारा उसे देखते हुए गोया हुआ, उठो और अपने कपड़े तब्दील करो, तुम्हारा असल हवलदार तुम्हें लेने आने वाला होगा। हमारा सफर यहीं तक का था। खुदा को भी शायद यही मंजूर था। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना। वो खुद भी मुजरिब सा लग रहा था, या शायद उसके सामने बनने की कोशिश कर रहा था। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बेड से उतरती उसके रूबरू आती, अपनी उलझन दूर करने के लिए बोली, देखो मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मगर वो लोग बहुत ताकतवर हैं, मुझे पल में ढेर कर देंगे। जाने कब काली की नजर तुम पर पड़ी और वो तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता है। उज़्वा ने बेयकीन नजरों से उसकी तरफ देखा। वो क्या बोल रहा था? कौन काली, और वो क्यों उसके साथ जाएगी? वो उसकी आंखों में मौजूद उलझन को देखते हुए बोला, यकीनन तुम काली के बारे में जानना चाहती हो। काली एक बहुत बड़ा गुंडा है, जाने कितने कत्ल वो कर चुका है, और मेरा कत्ल करना भी उसके लिए मुश्किल ना होगा। उसके लिए तुम्हें हासिल करना भी मुश्किल ना होगा। वो जहां थी वो वहीं खड़ी रह गई जब वो 3 दिन पहले हुए हादसे के बारे में बताने लगा। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो काली के लोग उसे किडनैप करके अपने बॉस तक ले गए थे, जिसने उसे उज़्वा से शादी के बाद उसके हवाले करने की डिमांड रखी, जिसे सुनते वो हत्ते से उखड़ गया, जिस पर उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी बहन को उठवाने की धमकी दी। डरपोक सा जुबैर फौरन डर गया, और उन्होंने जितनी रकम उसे ऑफर की वो कभी भी जिंदगी में इतनी जल्दी वो रकम कमा नहीं सकता था। उसे ये डील हर लिहाज से फायदेमंद लगी। वो आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। क्या सामने खड़ा इंसान उसका मुहाफिज था, जो पैसों की खातिर उसका सौदा कराया था? उसके बाबा ने कहा था कि उसका शौहर हर सदोगम में उसकी हिफाजत करेगा, कभी भी उस पर कोई आंच नहीं आने देगा, जैसे बचपन से उसके बाबा ने उसे हर हालात से बचाया था। उसके बाबा की बातों में जो खुशफहमी उसके दिल में जागी थी, पल में चिकनाचूर हुई थी। अगर मुहाफिज ऐसे होते हैं तो उसे नहीं चाहिए था अपनी जिंदगी में ऐसा कोई मुहाफिज। उसकी आंखों में जरा भर भी निदामत ना थी। कुछ देर पहले वो जो मुस्तरिब सा लग रहा था, अब उसकी आंखों में महज पैसों की हवस नजर आई। उज़्वा के तन बदन में जैसे आग सी लग गई थी। कितनी आसानी से वो ये बात कर गया था। उसने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। बेगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी इज्जत हूँ और तुम मेरा ही सौदा कर आए। वो भिपरी शेरनी बनती उसका गिरबान पकड़कर चिल्लाई। जुबैर ने उसके हाथ अपने गिरबान से झटके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तो तुम्हें यूं ही मासूम समझ रहा था। यूं ही नहीं, वो काली तुम्हारे पीछे दीवाना हुआ। जरूर तुमने भी कोई अदाएं दिखाई होंगी, वरना कोई यूं ही किसी के पीछे पागल नहीं होता। तुमने सोचा होगा पल में अमीर हो जाऊं। जानता हूं मैं तुम जैसी दोगली लड़कियों को, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। वो शराफत का लिबास उतारता अपनी असलियत पर उतरा। बकवास बंद करो। हिम्मत भी कैसे हुई मेरे किरदार पर इल्जाम लगाने की? अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए मेरे किरदार को दागदार मत करे। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोली। वो मासूम सी लड़की इज्जत पर बात आते ही फौरन डट गई। मैं तुमसे बहस के मूड में नहीं हूँ। काली के लोग आने वाले होंगे तुम्हें लेने। मैं तुम्हें तलाक देकर इस किस्से को बहुत जल्द खत्म करना चाहता हूँ। उज़्वा को यूं लगा जैसे वो पत्थर की हो गई हो और यहाँ से कभी भी हिल नहीं पाएगी। उज़्वा को अपनी जान से ज्यादा इज्जत की फिक्र लाहक हुई। उसने हाथ में पकड़े क्लच को और मजबूती से थामा। इसमें उसका मोबाइल मौजूद था, उसके घर वालों से राब्ते का आखिरी जरिया। उसने जुबैर का ध्यान बटाकर देखा, दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा। जब वो फुर्ती से आता उसको थाम चुका था। इतनी आसानी से तुम नहीं जा सकती। मुझे भी अपनी और अपने घर वालों की जान अजीज है। अभी हम लोग इस काली के हाथों मरना नहीं चाहते। छोड़ो मुझे जलील इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पापा ने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने क्या किया? मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी, समझे तुम? वो उसके हिसार में गुर्राते हुए बोली थी। जुबैर ने उसे पकड़कर बेड पर धकेला था। इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा तुम्हें। आखिर मेरी जिंदगी की खुशियों की चाबी हो। वो चेहरे पर मकरूब मुस्कुराहट सजाकर बोला। तुम यकीन मानो कुछ वक्त पहले तक मैं खुद तुमसे शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, पर अब मैं मजबूर हूँ। उज़्वा को उससे बेतहाशा नफरत सी महसूस हुई। उसे इसके मकरूर चेहरे से घिन सी आने लगी थी। वो बगैर हिम्मत हारते एक दफा फिर अपना लहंगा संभालती उठ खड़ी हुई। वो ऐसे तो हिम्मत नहीं हार सकती थी। उसने खुद को इस कैद से आजाद करवाने के लिए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। उसे अपने पीछे बेड साइड पर पड़ा शीशे का जग नजर आया था। मैं तुम्हारे मकरूर असाइम को कामयाब नहीं होने दूंगी। वो उसे अपनी तरफ बढ़ता देख चिल्ला उठी थी। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो यहाँ से। वो उसका मुंह दबोचते हुए चिल्ला उठा। उज़्वा ने हिम्मत मुजतमा करके वो शीशे का जग उठाकर उसके सर पर दे मारा। जुबैर के सर से खून तेजी से बहने लगा। उसके हाथ बहते खून को देख बुरी तरह कपकपाए। उसने कभी सोचा भी ना था वो ऐसे किसी को नुकसान पहुंचाएगी, और वो उसका शौहर होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने हिम्मत मुजतमा करके खुद उसे पीछे की तरफ धकेला और दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई।
बाहर निकलकर उसने बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा दी। रात के 3 बजे का वक्त था, सब सोने के लिए जा चुके थे। अंधेरे में वो खुद को संभालती मेन गेट की तरफ भागी। बाहर निकलते उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुनसान सड़क देख उसका दिल जोरों से धड़का था। फिर खुद को संभालती एक रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। काफी दूर पहुंचकर उसने क्लच से अपना मोबाइल निकाला, जिसकी बैटरी पहले ही लो थी। उसने जल्दी से बाप का नंबर डायल किया, जो चौथी बेल पर उठा लिया गया। हेलो की आवाज सुनकर वो फौरन बोली, पापा मुझे बचा ले। हमने जैसा सोचा था वो जुबैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से वहां से जान बचाकर निकली हूँ। बाबा जल्दी पहुंच जाए, मुझे डर लग रहा है। वो रोती हुई जो समझ आया जल्दी जल्दी बोल गई। मोबाइल की बैटरी लो होने की वजह से जल्दी ही वो बंद हो गया। वो सहमे दिल से अल्लाह को मदद के लिए पुकार रही थी जब करीब से ही जीप की आवाज आने पर वो बुरी तरह घबराई थी। उसने दुपट्टे का कोना पकड़कर अपना मुंह छुपाया। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसका चेहरा देखे। पुलिस जीप को करीब रुकते देख उसे समझ न आई रोए या खुश हो, क्योंकि वो किसी की भी फितरत से वाकिफ नहीं थी जो पल में बदल जाए। उसके कदम वहीं मुंजमद हो गए जब कोई पुलिस वाला जीप रोकता भारी कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था। उसकी तो रूह फना हो रही थी। वो शख्स उससे 4 कदम के फासले पर रुक गया। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? शादी से भाग कर आई हो? वो सरता पैर हकारत से उसकी तरफ देखकर बोला, जो दुपट्टे से अपना मुंह छुपाए खड़ी थी। इस वक्त उसकी सिर्फ मेकअप की तह में दबी भूरी आंखें नजर आ रही थी।